इस कहानी को समझने के लिए इसके पहले वाले एपिसोड को जरूर सुनें। होटल से लौटते वक्त जानवी का अपहरण हो जाता है और जिसे कि एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। जानवी को याद आता है कि कैसे उसे किडनैप किया गया था। अब आगे। वर्तमान में जानवी अपने हाथ पैर को खोलने की कोशिश में लगी थी, पर उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही थी। वो अभी अपनी कोशिश में लगी ही थी कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला। काफ़ी वक्त से अंधेरे में रहने की वजह से अब इतनी रोशनी उससे सहन नहीं हो रही थी। धीरे धीरे अपने आंखें खोल जानवी ने सामने देखा तो सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम? जानवी ने हैरानी से कहा। और इधर राजू के सवालों से गीता की जान हलक में अटक चुकी थी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस अपने फोन को कान से लगाकर खड़ी थी। मानसी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, भाभी कहाँ है? तुम लोगों के साथ ही थी ना वो? राजू ने फिर से अपने सवाल का बाण फेंका कि मानसी पूरी तरह से धाराशायी हो गई। वो जानवी वहाँ होटल में। मानसी अभी पूरी बात राजू को बता पाती उससे पहले गीता ने उसके हाथ से फोन खींच कॉल कट कर दिया। ये तो क्या कर रही थी? गीता ने फोन को स्विच ऑफ करते हुए कहा। वो उसे सच्चाई तो बतानी होगी ना। पागल हो गई है जो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रही है। तेरा दिमाग को ठीक है? अगर उसे पता चल गया ना कि हमारी गलती की वजह से वो वहां छूट गई है तो वो राघव रेड्डी हमें जिंदा जला देगा। गीता ने गुस्से में कहा। पर हमें इन्हें सच तो बताना होगा ना, तभी तो वो जानू को वहां से वापस। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा, वो खुद ढूंढ लेंगे। अपने को बीच में पढ़ने की या कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू ऐसा कैसे बोल सकती है यार? अपनी दोस्त वहां मुश्किल में है और तू ऐसे वैम्प की तरह डायलॉग मार रही है। ओह, मतलब तुझे अब मैं वैम्प लग रही हूँ? ठीक है, वैम्प तो वही सही, पर मैं तुझे उनकी बातों में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। वैसे भी खुद को पूरे हैदराबाद का भगवान मानता है ना वो राघव रेड्डी, तो ढूंढे अपनी मशुका को अपने बलबूते पर। गीता मुंह मोड़ते हुए वहां से चली गई। ये ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? आखिर हुआ क्या है इसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ ये और वहाँ वो राजू भाई, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। वैसे भी अपनी जमती नहीं थी और अब तो उसे मौका मिल जाएगा। हे अयप्पा स्वामी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। क्या करूं मैं, आखिर क्या करूं? मानसी ने ऊपर देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिया। यहाँ वाइजेक में राजू अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटता हुआ गुस्से में उबल रहा था। आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी कॉल काटने की? समझती क्या है खुद को? कोई तमन्ना भाटिया है या फिर रश्मिका मंदाना है जो इतना भाव खा रही है? अगर अन्ना ने भाभी के बारे में पता लगाने को कहा होता तो इस कल्ली बिल्ली के मुंह में कभी नहीं लगता, कभी नहीं। राजू कमर में लेफ्ट राइट करते हुए गुस्से में खुद से ही बात कर रहा था। तभी राघव कमरे के अंदर आया। क्या हुआ? कौन से कीड़े ने काटा है तुझे जो यहाँ वहाँ इतना फुफकारते हुए फिर रहा है? राघव कमरे में पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला। कीड़े ने नहीं, खाली बिल्ली ने। राजू अभी भी गुस्से में चिढ़ते हुए बोला। वो सब ठीक है, पर तू ये बता कि जान का कुछ पता चला? उसका फोन बंद क्यों है? राघव ने बहुत गंभीरता से सवाल किया। अन्ना, वो दरअसल मेरी भाभी की दोस्त से बात हुई। क्या नाम है उसका? नाम नहीं, काम बता। क्या कहा उसने? जान से बात करवाई उसने? नहीं अन्ना, बात दरअसल ये है कि उस लड़की ने आधे कॉल में ही फोन कट कर दिया, पर वो कुछ होटल ऐसा कुछ बोल रही थी, इसलिए मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। थोड़ी देर में आपको सारी खबर दे दूंगा। राजू डरते हुए बोला। हड्डी मत तोड़वाना मुझसे। राघव ने सोफे से उठ राजू के कंधे पर हाथ रख बोला और कमरे से बाहर निकल गया। राघव की बातों के पीछे छुपी चेतावनी को साफ समझ पा रहा था। उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और फौरन किसी को कॉल लगाकर फोन अपने कान से लगा लिया। उनके बारे में कैसे भी करो और पता लगाओ। अगर अगले 1 घंटे में मुझे भाभी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना तो जहन्नुम में अपनी सीट बुक ही समझो। राजू गुस्से में फुफकारते हुए बोला और खुद कॉल कट कर फोन बेड पर फेंक सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर गई कहाँ है वो? अब कैसे ढूंढूं उन्हें? राजू गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए बोला। यहाँ राघव अपने कमरे में पहुंचा और आराम से काउच पर बैठ किसी के पास कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही राघव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए बस गुड कहा और कॉल कट कर दिया। खेल। एक हल्की सी मुस्कान के साथ राघव अपने हाथ में फोन को घुमाते हुए बोला। उसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमय थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था
कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी, खुद राजू को भी नहीं। यहाँ जानवी ने जब अंधेरे से निकलकर अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने कांपते होठों से आहिस्ता से कहा, तुम? हाँ जानवी, मैं। क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? उसके सामने खड़ा वो इंसान तंज कसते हुए बोला। नहीं, वो अच्छा हुआ तुम आ गए। प्लीज मुझे खोल दो ना। पता नहीं ये लोग कौन हैं जो मुझे यहाँ इस तरह बांध कर चले गए हैं। प्लीज मुझे खोल दो ना, जानवी ने अपने सामने बैठे उस इंसान से कहा। अरे जानवी, तुम सच में इतनी भोली हो या फिर भोलेपन का नाटक करती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उस राघव रेड्डी को तुम पसंद कैसे आ गई। जानवी के सामने बैठे इंसान ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये क्या कह रहे हो अच्युत? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ ऐसे, और तुम मुझे यहाँ से बचाने ही आए हो ना? जानवी ने असमंजस में पूछा। जी हाँ, ये कोई और नहीं अच्युत ही था, जो जानवी को ऐसे बंधे हुए देख मुस्कुराया जा रहा था। उसने जानवी की इतनी मासूमियत से भरी बातें सुन जोर जोर से हंसते हुए बोला, जानवी 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 तुम क्या सच में इतनी बेवकूफ़ हो? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अगवा किया गया है, और तुम्हें अगवा करने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ, तुम्हारा प्यारा दोस्त अच्युत नायडू। पर क्यों? जानवी ने बहुत मुश्किल से सवाल किया, पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अच्युत अचानक से हंसते हंसते चुप हो गया और जानवी के गालों को दबाते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे, और खासकर उस राघव रेड्डी से। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो, और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, समझी? पर हम तो दोस्त हैं ना? अच्युत के इस नए रूप से टूटी हुई जानवी ने बहुत मुश्किल से कहा। दोस्त? कौन सा दोस्त? मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है। मेरे सबसे बड़े दुश्मन राघव रेड्डी को तकलीफ देने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो पागलों की तरह तुम्हें चाहता है, और जितनी तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा ना, उसका 100 गुना ज्यादा दर्द वहां उस राघव रेड्डी को होगा। उसे तकलीफ में, दर्द में देख मेरे दिल को जो सुकून मिलेगा वो कोई नहीं समझ सकता। अच्युत ने जानवी के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए गुस्से से कहा। दर्द से जानवी की आंखें भर आई थी। अच्युत के दिए गए धोखे को संभाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अच्युत कभी ऐसा भी कर सकता है। उसे तो लगा था कि उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है जो उसकी मुश्किलों में उसका साथ दे रहा है, पर इस आस्तीन में छुपे सांप को पहचानने में उससे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी ये उसे पता ही नहीं था। गीता और मानसी हैदराबाद पहुंचे तो ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें सामने खड़ा राजू दिखा। राजू को सामने देख गीता और मानसी दोनों की ही जान हलक में आ गई थी। उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। राजू को चलते हुए अपनी ओर आता देख मानसी और गीता अपनी जगह पर जैसे जमसी गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। कहाँ है भाभी? राजू ने उन दोनों के सामने खड़े होते हुए गुस्से में सवाल किया। वो उठी, वो हम। मानसी के मुंह से ठीक से कोई बोल ही नहीं फूट रहे थे। तुम दोनों यहाँ हो और भाभी को वहीं छोड़कर आ गए, यही ना? राजू ने गुस्से में चीखते हुए कहा तो आसपास की भीड़ उन्हीं की तरफ देखने लगी। राजू को इतने गुस्से में देख सभी की आंखें उन्हीं तीनों पर टिकी हुई थी। मानसी की नजरें जब अपने चारों तरफ खड़े लोगों पर पड़ी तो उसको बहुत एम्बरेस्ड फील होने लगा था। उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। जवाब दो, छोड़ आई ना उन्हें वहां? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? दोस्त कहती हो ना उन्हें, तो ऐसे अकेले कैसे छोड़ आई? मानसी को सर झुकाते देख राजू ने गुस्से में उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहा, सॉरी। मानसी ने बहुत मुश्किल से रोते हुए कहा ही था कि राजू ने उसकी बाहों को पकड़े हुए खुद के करीब किया और गुस्से से कहा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर भाभी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, समझी? राजू ने अपनी बात पूरी की और मानसी को एक पल में पीछे की तरफ झटक कर दिया और लंबे डग भरते हुए वहां से तेजी से चला गया। उसका जबड़ा भींचे हुए था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। भीड़ को चीरते हुए वो अपनी काली मर्सिडीज के पास पहुंचा और उसका गेट खोल अंदर बैठा और गाड़ी लेकर तेजी से वहां से निकल गया। राजू के इस तरह झटका देने की वजह से
मानसी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ के कंधे पर रखा था, जिसे राजू ने कुछ देर पहले पकड़ा हुआ था। उसके दोनों कंधों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी आंखें भर आई थी, पर उसने एक बार भी अपना सर उठाकर नहीं देखा था। इतने लोगों के सामने राजू का उसके साथ इस तरह बात करना, उसका तमाशा बनाना मानसी को तकलीफ देने के लिए काफी था। गीता ने हल्के से मानसी के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मानसी चले यहाँ से, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। यहाँ और ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। गीता के सवाल पर मानसी ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। गीता ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ही टैक्सी के लिए आगे बढ़ गए। दोनों ने एक टैक्सी ली और गीता के घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते उसने कोई बात नहीं की। वो बस अपना सर टैक्सी की खिड़की पर टिकाकर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसे देख कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो वही झल्ली जिदी मानसी है जो छोटी छोटी बातों पर ओवर एक्टिंग की दुकान बनी फिरती थी। यहाँ उस कमरे में जानवी फिर से अकेली पड़ चुकी थी। अच्युत ने पहले ही वहां से जा चुका था। वो अब भी वैसे ही बंधी हुई पड़ी थी, आंखें नम थी और सर नीचे झुका हुआ था। अब उसे समझ आ रहा था कि राघव उस पर इतनी पाबंदियां क्यों रखता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके कितने दुश्मन हैं जो उसके एक कमजोरी की राह ताके बैठे हैं। जानवी को मुश्किलों से बचाने के लिए ही राघव ने उसका कहीं भी आना जाना बंद रखवाया था। जानवी अभी राघव की सोच में गुम थी कि तभी फिर से उस अंधेरे कमरे का गेट खोला और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अच्युत अंदर आया। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे चलते हुए जानवी के पास पहुंचा। दरवाजे के खुलने की आवाज से जानवी ने ऊपर देखा तो अच्युत को एक शातिर मुस्कान के साथ अंदर आता देख जानवी ने एक डिस्गस्टिंग सा देश बनाया और अपना मुंह मोड़ लिया। अच्युत ने जब उसे ऐसा करते देखा तो तेजी से उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि जानवी के होठों से खून आना शुरू हो चुका था। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, बाल पूरे चेहरे पर बिखर चुके थे, गाल पर अच्युत के उंगलियों के निशान छप चुके थे। तुम्हें जिंदा रखा है ताकि तुम्हें तकलीफ देकर उस राघव रेड्डी को दर्द दे सकूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ये अपनी आंखें दिखाओ। चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी, इसलिए अपनी ये नजरें मेरे सामने नीचे ही रखना, समझी? राजू ने गुस्से में उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा। घिन आती है मुझे तुमसे कि मैंने तुम जैसे इंसान को कभी अपना दोस्त माना था, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे तकलीफ देकर उनको दर्द पहुंचा सकते हो? तो तुम्हारी ये सोच बहुत ही गलत है। बहुत जल्द वो यहाँ होंगे और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे और तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम्हें अपने जिंदा होने पर भी अफसोस होगा। जानवी ने भी गुस्से में अच्युत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो तुम्हें यहाँ से बचाएगा या खुद मौत के घाट उतारेगा। अच्युत ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनते ही अच्युत ने फौरन जानवी को झटका और पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आ रहा था। उसे ऐसे दौड़कर आता देख अच्युत ने फौरन सवाल किया, क्या हुआ है? वो हाँ, हमारे पूरे अड्डे को कुछ लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो आदमी हड़बड़ाते हुए बोला। क्या? किसने? और उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अच्युत ने हैरानी से उसकी तरफ जाते हुए पूछा। वो तो पता नहीं कि इसके आदमी है, पर वो हमसे 10 गुना ज्यादा है और सभी के हाथों में गन्स है। वो धीरे धीरे हमारे अड्डे को घेर रहे हैं। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस आदमी ने फिर से हड़बड़ाते हुए कहा। मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। मैं भाईजान से बात करता हूँ और तू हमारे खास सभी आदमियों को रेडी होने के लिए बोल। इस बार हम हार नहीं सकते, समझा? अच्युत बोला। जी भाई, मैं अभी जाता हूँ, वो आदमी बोला और वहां से तेजी से चला गया। उस आदमी के जाते ही अच्युत ने परेशान होते हुए यहाँ वहां देखा ही था कि तभी उसकी नजर जानवी के ऊपर गई, जो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। उसे ऐसे हंसते देख अच्युत बुरी तरह कुड़ गया। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आकर उसने फौरन अपने जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगा दिया। भाईजान, किसी ने अपने अड्डे को पूरी तरीके से घेर लिया है। मुझे लगता है कि जैसे ये जरूर वही है, क्योंकि उसके बिना किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि ऊटी में आकर हमारा घेराव करे। अच्युत लगातार पूरे कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ चलते हुए बात कर रहा था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही अच्युत के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा, जी भाईजान। अच्युत ने अपनी बात पूरी कर फोन वापस से अपने जेब में रखा और मुस्कुराते हुए वापस से उस कमरे में पहुंचा
उसे देख जानवी ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ, डर गए? अपनी मौत को अपने सामने देखकर डर लग रहा है? डर तो नहीं, बहुत खुशी हो रही है। अब राघव रेड्डी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तकलीफ मैं उसे देने वाला हूँ, उसकी जान की जान लेकर। अच्युत ने अपना गन निकाला और जानवी के सर पर पॉइंट करते हुए कहा। जानवी ने एक नज़र उस गन को देखा, फिर बिना किसी भाव के वहां बैठी रही। वह बिना किसी डर और हिचकिचाहट से अच्युत की आंखों में आंखें डालकर निश्चिंत होकर बैठी थी। उसे यूं बैठा देख अच्युत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे हैरानी से अपनी ओर देखता देख जानवी ने एक शातिर मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ, गोली चलाने में डर लग रहा है या फिर गन चलाना नहीं आता? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? पर अफसोस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों जानते हो? क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे गन से गोली मुझे छूने से पहले वो यहाँ होंगे और मुझे एक खरोच भी नहीं आने देंगे। जानवी की तंज भरी बातें सुन और सातिन मुस्कान को देख अच्युत के जबड़े कस गए। उसने गुस्से में जानवी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, बहुत विश्वास है तुम्हें उस राघव रेड्डी पर, तो मैं भी दिखाता हूँ वो तुम्हें कैसे बचाता है, कैसे पहुंचता है वो यहाँ। अच्युत ने अपनी बात पूरी की और गुस्से में गन का ट्रिगर दबाया ही था कि उसके हाथ पर कहीं से एक गोली आकर लगी, जिससे वो गन छटक कर उसके हाथ से नीचे गिर गया। दर्द में कराहते हुए अच्युत ने फौरन मुड़कर गोली जिस ओर से आई थी उस तरफ देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं जानवी के होठों पर एक बहुत ही बड़ी वाली मुस्कान फूट रही थी। राघव रेड्डी, अपने हाथ को पकड़े हुए अच्युत ने हैरानी से कहा। अच्युत अभी हैरानी से राघव की तरफ देख ही रहा था कि तभी एक और गोली उसके पैरों पर लगी तो एक दर्द भरी चीख के साथ वो वहीं नीचे घुटनों के बल बैठ गया। गोली लगने की वजह से उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो चुका था और तेजी से खून भी बह रहा। जानवी ने जब गोली चलते देखी तो डर से अपनी आंखें बंद कर ली। राघव को वहां देख वो खुश तो बहुत थी, पर उसके इस रूप से उसे आज भी उतना ही डर लगता था जितना पहले लगता था। राघव ने एक नज़र अपने सामने दर्द में कराहते हुए अच्युत पर डाली और उसे इग्नोर कर जानवी की ओर बढ़ गया। जानवी के पास पहुंच उसने जानवी की डर से सहमी हुई मासूम सी शक्ल देखी तो उसका जी कर रहा था कि वह उसे अपने सीने से लगा ले। राघव कुछ पल तक अपलक उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके सामने बैठ उसके हाथों की रस्सी खोलने लगा। राघव के स्पर्श का एहसास होते ही जानवी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सीधे जाकर राघव से टकराई जो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। जानवी की आंखों में अब डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। दोनों की पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकी। दोनों एक टक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। राघव ने एक एक कर जानवी के दोनों हाथों से रस्सी खोली और फिर उसके पैरों को भी आजाद किया। ठीक हो? राघव ने धीरे से पूछते हुए उसके होठों के किनारे से निकलते हुए खून को अपने अंगूठी से छुआ ही था कि जानवी के मुंह से आ निकल गई। जानवी की आवाज सुनते ही राघव ने फौरन अपना हाथ हटा लिया और घबराहट से उसकी ओर देखने लगा। I'm सॉरी जान, मैं तो बस। राघव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जानवी ने अपना सर झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। राघव ने जानवी के बालों की एक लट उसके चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। चलो, राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद जानवी ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और राघव के हाथ पर रख दिया। जानवी का कोमल हाथ अपने हाथ में देख राघव ने अपनी मुट्ठी बंद की और मजबूती से उसका हाथ पकड़ उसे कुर्सी पर खड़ा किया। चलें? राघव ने शंका से पूछा तो जानवी ने फौरन हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी। दोनों ही हाथों में हाथ लिए अभी उस कमरे से बाहर जाने को दरवाजे तक पहुंचे ही थे तभी अच्युत ने वहीं नीचे बैठे हुए दर्द में कराहते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम राघव रेड्डी, बहुत बड़ी गलती। उसकी आवाज़ सुन दोनों के कदम रुक गए। दोनों ही पीछे मुड़े तो राघव ने जानवी का हाथ छोड़ा और वापस अच्युत के पास आया। अच्युत के पास अपने पैर के पंजों के बल बैठते हुए राघव ने अपनी गन उसके सिर से टिकाते हुए बहुत ही शांति से पूछा, मतलब क्या है तेरा? अच्युत को जवाब देने से पहले जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा तो राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपने गन से उसके सर पर एक जोरदार वार किया। आ! दर्द से अच्युत की हल्की सी आह निकल गई। हालांकि उसे चोट बहुत ज्यादा आई थी और उसके सर से लगातार खून भी बह रहा था, पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। तुम जैसे गदार पर बर्बाद करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए जो बोलना है जल्दी बोल। राघव ने गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा।
गद्दार। गद्दारों की पूरी टोली बनाई है तुमने राघव रेड्डी, और उनके सरदार हैं भाईजान। मुझसे तो तुमने इसे बचा लिया, पर उससे कैसे बचाओगे? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हारी इस मासूका को जीने देगा। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ जो तुमसे अपने भाई के मौत का बदला लेने आया था, पर वो तुम्हारी तबाही है जिससे तुम कभी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं। अपनी बात पूरी कर अच्युत जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा तो राघव ने अपनी गन नीचे फेंक उसकी कॉलर पकड़ दांत पीसते हुए सवाल किया, नाम बताओ उसका, कौन है वो, क्या नाम है उसका, बता, नाम बता, उसका क्या नाम है बता। राघव को लाख पूछने पर भी अच्युत बस हंसता रहा। उसने उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी इस हंसी से राघव के दिल में जैसे 100 खंजर चुभ रहे थे। आखिरकार राघव ने गुस्से में अपनी गन उठाई और उसे अच्युत के आंखों के बीचों बीच पॉइंट कर ट्रिगर दबा दिया। एक ही पल में अच्युत के प्राण वायु उड़ चुके थे। अच्युत की आंखें अब भी खुली हुई थी। राघव ने उसके कॉलर को छोड़ा तो उसका शरीर सीधे नीचे गिर गई। राघव ने एक नज़र उसकी बॉडी को देखा और वहां से उठ खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए पीछे मुड़ा तो पीछे किसी को ना देख राघव की सांस अटक गई। अच्युत की बातों से राघव का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि जानवी उसके पीछे खड़ी थी, इस बात का उसे ख्याल ही नहीं रहा था। जान, जान, जोर जोर से जानवी का आवाज देते हुए राघव बाहर आया तो वहां पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति थी। उसने ऊपर से उस पूरी जगह को देखा पर उसे अपना कोई भी आदमी नजर नहीं आया। उसके सर पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। जान, जानवी को वापस से आवाज लगाते हुए राघव अभी अपना पहला कदम बढ़ाने को हुआ कि तभी उसके काले पॉलिश किए हुए जूतों पर खून का एक कतरा आके गिरा। अपने जूतों पर खून देख राघव ने फौरन ऊपर सर उठाकर देखा ही था कि अपने ऊपर के नज़ारे को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों के सामने उसके सभी आदमियों की लाशें ऊपर छत से लटक रही थी। उस नज़ारे को देख एक पल के लिए राघव की आंखों में भी एक डर का साया दिखने लगा। उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। जानवी के लिए उसका डर अब बढ़ता जा रहा था। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ओह शिट! राघव ने अपने आप से मन ही मन कहा और तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। जान, कहाँ हो तुम? जान, आवाज दो, कहाँ हो तुम? उस बड़े से हॉल के बीच में खड़ा राघव पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था, पर सामने से उसे अब तक कोई भी आवाज नहीं मिला था। सामने कोई जवाब न मिलता देख राघव के दिल में भी कहीं न कहीं डर बसने लगा था। उसे अपने जान की परवाह नहीं थी, पर उसकी जान अगर कुछ हो गया तो वो जी नहीं सकता था। जान, आखिर कहाँ हो तुम? ऐसे अचानक कहाँ चली गई? सारी गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर ये जो कोई है एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर बीच से ना फाड़ दिया ना तो मेरा भी नाम राघव रेड्डी नहीं। राघव अपने आप से बोला और एक एक कर सारे कमरे चेक करना शुरू कर दिया। यहाँ हैदराबाद में गीता और मानसी घर पहुंचे तो गीता का पूरा परिवार हॉल में ही बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को आता देख उनके पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी छा गई। सभी को खुश देख उन दोनों ने जानवी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, या फिर ये कहें कि गीता ने मानसी को कुछ भी बताने का मौका ही नहीं दिया। दोनों ने पूरे परिवार के साथ लंच किया और थके होने की वजह से जल्दी गीता के कमरे में आराम करने के लिए चले गए। कमरे में पहुंच जहां गीता अपना फोन लेकर बालकनी में चली गई, वहीं मानसी बेड पर लेटे हुए एक टक कमरे के छत से लटकी फैन को देख रही थी। तुम दोनों यहाँ हो और भाभी को वहीं छोड़ आए? यही ना? जवाब दो, छोड़ आए ना उन्हें वहाँ? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? दोस्त कहती हो ना उन्हें, तो ऐसे कैसे अकेले छोड़ाई उन्हें? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर भाभी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, समझी? तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। राजू की कही ये बात लगातार मानसी के कानों में गूंज रही थी। उसको अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर आज राजू की वो बातें मानसी के दिल पर बहुत गहरा घाव कर रही थी। क्यों क्यों उसकी उन बातों से मुझे इतना फर्क पड़ रहा है? उसकी वो सवाल करती आंखों में खुद के लिए भरोसा देखने के लिए क्यों मन मचल रहा है? आखिर क्यों उसकी वो सवाल करती आंखें मुझे इतना परेशान कर रही है? नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जानू को वहाँ अकेले मेरी सबसे बड़ी गलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं इतने बुरी तरह से सबके सामने जलील करे। आखिर समझता क्या है वो खुद को? कहीं का 30 मार खान है। मानसी अब भी कमरे के छत को देखकर खुद से ही बोले जा रही थी। गीता कमरे में आई तो मानसी को ऐसे अपलक कमरे की छत को देखता देख गीता ने नाम में अपना सर हिलाया और मानसी के पास बेड पर आकर बैठ गई।
किसी के अपने पास बैठने के एहसास से मानसी फौरन होश में आई। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, गीता उसकी तरफ ही देख रही थी। गीता को खुद की तरफ देखता देख मानसी फौरन उठकर बैठ गई। क्या बात है, क्या सोच रही है? गीता ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, मानसी ने जल्दी से अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया। मैं जानती हूँ आज उस गुंडे ने तुझे जो धमकी दी उसकी वजह से तू परेशान है, पर तू चिंता मत कर, वो बस तुझे डरा रहा था, वो तुझे कुछ नहीं करेगा, गीता ने बेफिक्री से कहा तो मानसी उसकी तरफ नासमझी से देखने लगी। गीता, तुझे क्या हुआ है? मानसी ने गीता की आंखों में एकटक देखते हुए सवाल किया। क्या हुआ है मतलब? मुझे क्या हो सकता है? गीता नासमझी से अपने कंधे उचकाते हुए बोली। नहीं, तू कुछ दिनों से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? तुझे देख ऐसा लगता है जैसे तू वो गीता है ही नहीं जिसे हम पहले जानते थे। तेरा जानू के लिए इतना आक्रोश, तेरी ये जलन, तेरी नाराजगी, आखिर बात क्या है गीता? क्या हुआ है? मुझे तू इतना कैसे बदल गई? मेरे अलावा और भी बहुत कुछ बदला है, पर अफसोस तुझे सिर्फ मुझ में बदलाव नजर आया, दूसरों में नहीं। गीता ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा और अपनी जगह पर करवट लेकर लेट गई। मानसी ने उसे 1-2 बार आवाज दी, पर गीता की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने भी एक गहरी सांस छोड़ी और अपने हिस्से में करवट लेकर लेट गई। दोनों ही एक दूसरे से पीठ किए लेटी खुली आंखों से विचारों के समंदर में घोते मार रही थी, पर उससे प्यार करने के रास्ते से दोनों ही अनजान थी। जान, आखिर कहाँ हो तुम? मैंने कभी तुम्हें ये इजाजत नहीं दी कि तुम मुझसे दूर जा सको, इसलिए जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। वापस से हॉल के बीच खड़े राघव ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। उसके दोनों हाथ उसके कमर पर थे। काफी वक्त से हर कमरे में घूमते हुए वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, जिससे उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। राघव अभी वापस से चारों ओर अपनी नजरें दौड़ा ही रहा था कि उतने में उसे कहीं से कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। राघव ने फौरन उस तरफ मुड़कर देखा तो ये कोई कमरा था जिस पर ताला लगाया हुआ था, इसलिए राघव ने इस कमरे को चेक नहीं किया था। पर अब उस कमरे से कुछ आवाजें आते देख राघव को शक होने लगा था कि जरूर इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उस कमरे के पास पहुंचा और उस कमरे के दरवाजे को छूने को हुआ ही तभी उसके कानों में एक जाने पहचाने सी आवाज पड़ी। अन्ना! एक जाने पहचानी आवाज को सुन राघव फौरन पीछे मुड़ा तो अपने सामने खड़े इंसान को देख उसके चेहरे पर एक साथ ना जाने कितने ही भाव आ जा रहे थे। तू यहाँ? राघव पीछे मुड़ा तो अपने सामने खड़े फरमान को देख हैरान रह गया। उसने उस दरवाजे के पास से अपने हाथ पीछे खींचे और वापस मुड़ते हुए फरमान की तरफ कदम बढ़ा दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? राघव ने फरमान के पास आते हुए सवाल किया। अरे अन्ना, मैं तो यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ, फरमान ने अभी अपना हाथ पीछे कर चिंता से कहा। पर जहाँ तक मुझे याद है मैं यहाँ हूँ, इस बारे में राजू को छोड़ किसी को भी खबर नहीं थी। तो फिर तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तू इतनी जल्दी यहाँ पहुँच भी गया? राघव ने शक की निगाह से फरमान के ठीक सामने खड़े होते कहा। अरे अन्ना, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या सोचते हो, इन सब के बारे में मुझे खबर होती है, तो इतनी बड़ी बात कैसे पता नहीं चलती? वैसे अपने सारे आदमी मारे गए ना? सच में बहुत बुरा हुआ। फरमान राघव के चारों तरफ घूमते हुए धीरे धीरे बोल रहा था, तो राघव भी घूमते हुए उसे देख रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर डंडे से जोर से हमला किया। दर्द से राघव ने अपने पलकों को फड़फड़ाते हुए सर पर हाथ रख दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, सर से खून लगातार बह जा रहा था। दर्द से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। पर फरमान, राघव ने सहारे के लिए सोफे पर हाथ रख दर्द से तड़पते हुए कहा। तो फरमान ने अपने पास खड़े आदमी के हाथ से वो लकड़ी का डंडा लिया और बहुत जोर से राघव के सर पर एक बार फिर से वार किया। आ! एक दर्द भरी चीख के साथ राघव धड़ाम से मुंह के बल नीचे फर्श पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें फड़फड़ाते हुए बंद हो गई और वो बेहोशी में चला गया। मानसी सड़क पर खड़ी रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थी, पर एक भी रिक्शा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो इतना सारा सामान और ऊपर से ये धूप, इन दोनों से परेशान मानसी पास में बने बस स्टैंड पर सामान लेकर कुछ वक्त के लिए बैठ गई। ओह गॉड, पता नहीं आज का दिन इतना बुरा क्यों है। पहले तो अंकल को कुछ काम पड़ गया, उन्होंने वह मुझे हॉस्टल छोड़ने के लिए नहीं आए और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। ज़रूरत के वक्त ही इन सारे रिक्शा वालों का नाटक शुरू हो जाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मानसी ने परेशान होते हुए कहा और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर बैठी ही थी कि तभी किसी के कदमों की आहट उसके कान में पड़ी।
उसने सर उठाकर देखा तो अपने सामने खड़े राजू को देख उसकी जान हलक में अटक गई। ब्लैक जीन्स एंड रेड चेक शर्ट, पैरों में जूते और हाथ में ब्रांडेड घड़ी के साथ राजू बहुत ही हॉट लग रहा था। पर उसके हाथ में पकड़े बंदूक को देख मानसी धीरे धीरे अपनी जगह से उठने को हुई कि तभी राजू धीरे धीरे चलते हुए उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों? मानसी अभी डरते हुए कह ही रही थी कि तभी अचानक से राजू ने अपने हाथ में पकड़ा बंदूक उसके सर पर टिका दिया। आ! राजू की इस हरकत पर मानसी एक चीख के साथ उठते उठते वापस से बैठ गई। सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। वो गलती। मानसी अभी कह ही रही थी कि राजू ने उसकी पूरी बात सुने बिना किसी भाव से उसकी आंखों में देखते हुए बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। आ! एक दर्द भरी चीख के साथ मानसी वहीं लुढ़क गई, पर राजू के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो अभी बिना किसी भाव से मानसी की तरफ देखे ही जा रहा था। एक अंधेरा कमरा जिसमें रोशनदान की वजह से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसी कमरे में एक कुर्सी से बंधा राघव, उसके पूरे शरीर को बड़े अच्छे से कुर्सी से बांधा गया था। राघव का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो अभी बेहोश था। चेहरे पर हल्के खरोंचों को निशान थे। सर की चोट से खून बहना बंद हो चुका था। राघव अभी बेहोश था ही कि तभी एक बाल्टी भर पानी किसी ने उसके ऊपर उड़ेल दिया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही एक झटके में राघव की आंखें खुल गई। वो अपनी आंखों को फड़फड़ाते हुए सामने देखने लगा। कुछ पल बाद उसकी नजरें साफ हुई तो अपने आसपास का मंजर उसे साफ समझ आ गया चुका था। क्या हुआ अन्ना, हमारी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई शायद? यह आवाज कानों में पड़ते ही राघव ने फौरन मुड़कर आवाज की दिशा में देखा तो उसके सामने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए फरमान खड़ा था। फरमान को देखते ही राघव की आंखें गुस्से में जलने लगी थी। उसकी आंखें जैसे आग उगलने लगी थी। राघव को इतने गुस्से में देख फरमान के चेहरे पर की मुस्कान और बड़ी हो गई। क्या हुआ अन्ना, आपने जवाब नहीं दिया? कैसी लगी हमारी खातिरदारी? फरमान ने फिर से व्यंग से पूछा तो इस बार राघव ने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या चाहिए तुझे? राघव का सवाल सुनते ही फरमान के चेहरे से हंसी कहीं गायब हो गई। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, बदला चाहिए मुझे। कैसा बदला? किस चीज का बदला? क्या कहना चाहता है तू? राघव ने भी बेखौफ गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। गुरूर, आपका ये गुरूर ही है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सच में अन्ना, आप में जैसा गुरूर है वैसा कभी किसी में नहीं आ सकता। मौत के मुंह में खड़े होकर भी आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे यह सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। फरमान ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। आखिर चाहता क्या है तू? क्यों कर रहा है ये सब? सीधे सीधे बता। तेरे इन फिजूल के बकवासों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझा? राघव ने बोर होते हुए कहा तो राघव का बर्ताव देख फरमान अंदर ही अंदर जल रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, जरूर अन्ना, आपका हुक्म सर आंखों पर। अन्ना का सरप्राइज उनके सामने पेश किया जाए। फरमान ने दोबारा ताली बजाते हुए कहा कि फौरन उनके सामने अंधेरा था वो छट गया। उस अंधेरे के छटते ही अपने सामने का नजारा देख जहां फरमान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, वहीं राघव की हैरानगी की हद नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में डर जगह बनाने लगी थी। फरमान, ये सब क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? राघव ने गुस्से में कहा ही था कि फरमान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पूरे माहौल में उसी की हंसी गूंज रही थी। क्या हुआ अन्ना, आप तो इतने में ही डर गए? अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपकी जान को बस पिंजरे में डाला है। अभी तो, फरमान कहते कहते रुका और एक चुटकी बजाई कि उनके सामने रखे शीशे के बॉक्स में धीरे धीरे पानी भरने लगा। उनके सामने एक कांच का बड़ा सा बॉक्स था जिसके अंदर खड़ी जानवी बार बार उन शीशे की दीवारों पर हाथ मारते हुए बाहर निकलने की कोशिश में लगी थी कि तभी उस बॉक्स में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। उस बॉक्स से कनेक्टेड एक पाइप था जिसके जरिए उस बॉक्स में पानी भरा जा रहा था। तेजी से बढ़ता हुआ जानवी के घुटनों तक पानी आ चुका था। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसकी आवाज उस कांच के बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रही थी। यहाँ राघव भी जानवी को उस कांच के बॉक्स के अंदर छटपटाता देख उस कुर्सी से छूटने के लिए मचलने लगा था। जानवी का रोता हुआ चेहरा वो साफ देख पा रहा था, पर उसकी कोई भी आवाज, कोई भी चीख उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। फरमान, बंद कर इसे, उसे तकलीफ देना बंद कर। तुझे दिक्कत मुझसे है ना, तो मुझसे बात कर। उससे बीच में क्यों घसीट रहा है? उसकी क्या गलती है?
राघव गुस्से में जलते हुए बोला। इसे कैसे छोड़ दूं? कैसे जानू दूं इसे? अरे यही तो वो चाबी है जिससे मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ। क्या हुआ? अपनी जान को तकलीफ में देख बहुत तकलीफ हो रही है? फरमान ने व्यंग से पूछा। देख फरमान, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उसे जाने दे, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। राघव ने फरमान को धमकाते हुए कहा तो उसने हंसते हुए एक नज़र जानवी की तरफ देखा, फिर वापस राघव की तरफ देखते हुए जवाब दिया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्या लगता है तुम्हें राघव रेड्डी कि तुम मुझे धमकाओगे और मैं तुम्हारी महबूबा को जाने दूंगा? नहीं, कभी नहीं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी एक कमजोरी मिली है जिसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें दी राघव रेड्डी को हरा सकता हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं इस चिड़िया को जाने दूं? आखिर दिक्कत क्या है तुझे? क्या चाहता है तू? राघव ने बेचैनी से जानवी की तरफ देखते हुए पूछा, जिसका कमर तक पूरा शरीर पानी में डूब चुका था। ये तड़प, ये बेचैनी, ये डर, यही तो चाहिए मुझे। यही सब तो देखना चाहता था मैं। काश आज अच्युत भी जिंदा होता तो तुम्हें इस तरह से दर्द में तकलीफ में देख बहुत खुश होता। फरमान ने अपने सीने पर हाथ रख एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, जिसे देख राघव की मुट्ठियां भींच गई। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आ! राघव गुस्से में जोर से चीखा। फरमान, बंद कर दे ये सब, जाने दे उसे। आखिर किस चीज का बदला लेना चाहता है तो मुझसे, जो एक मासूम की जान लेते हुए भी तेरा हाथ नहीं कांप रहा है? राघव का गुस्सा अब आपे से बाहर हो रहा था, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे शाहिद की जान लेते हुए। मेरा छोटा भाई जिसे तुमने अपने इन हाथों से मौत के घाट उतारा था, इसी तरह पानी में डूबकर मरा था तुमने उसे, तो आज मैं भी वही करूँगा। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी जान की जान लूँगा मैं, ठीक उसी तरह जैसे तुमने 2 साल पहले मेरे भाई की ली थी। फरमान ने आखिर लाइन इतने जोर से चिल्लाकर कहा था कि उनके आसपास खड़े सभी कांप गए। राघव की पलकें भी नहीं झपकी। वो अब भी गुस्से में फरमान की आंखों में आंखें डालते हुए देख रहा था, और उसने उसी तरह देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो गलत था। उसने एक 14 साल की लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। पहले उस बच्ची के साथ जबरदस्ती कर, फिर उसे मार कर सड़क के किनारे फेंक दिया। और तुझे क्या लगता है उसके इस गुनाह के लिए उसे सम्मानित करता मैं? उसको जो सजा दी वो भी उसकी गलती के सामने बहुत छोटी थी, समझा? बच्चा था वो, बचपने में एक छोटी सी गलती हो गई उससे, उसके लिए उसे डांट देते, पर नहीं, तुमने उसकी जान ही ले ली राघव रेड्डी। मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार डाला, इन हाथों से दफनाया था मैंने उसे, और आज इन्हीं हाथों से पहले तुम्हारी महबूबा की और फिर तुम्हारी जान लूंगा मैं। फरमान की आंखों में खून उतर आया था। अपने भाई के गुनाह को गलती बताकर तू भी गुनाह कर रहा है फरमान। एक लड़की के साथ बलात्कार करना कोई गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह, जिसके लिए हर आरोपी को बीच चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। और क्या कहा तूने? तू मेरी जान को मारेगा? हाँ, तूने उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी? उसके लिए मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि अगले जन्म भी तू इस धरती पर जन्म लेने के लिए डरेगा साले। राघव ने गुस्से में कहा और एक जोरदार आवाज के साथ टेबल से अपना हाथ छुड़ा लिया। रस्सी टूट चुकी थी और काफी दूर जाकर गिरी थी। राघव ने अपना पांव खोला और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो अभी जानवी के पास जाने को हुआ कि इतने में फरमान के आदमियों ने आकर राघव को पकड़ने की कोशिश की, पर राघव की एक नजर ही उन्हें खुद से दूर हटाने के लिए काफी थी। तुम सब देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए पैसे नहीं देता हूँ मैं, जाओ रोको उसे। फरमान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने आदमियों से कहा, पर उनमें से कोई भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सब अपना सर झुकाए वहां खड़े रहे। उन सबको ऐसे खड़ा देख फरमान ने अपने जेब से गन निकाली और हवा में फायरिंग की ही थी कि सभी डर के आगे बढ़े और राघव को पकड़ने को हुए। उतने में 4 गोलियां आकर उन चारों को एक एक कर लगी और वो सभी एक एक कर राघव को छुए बिना जमीन पर अपने चारों आदमियों को इस तरह एक एक कर नीचे गिरता देख फरमान फौरन मुड़ा तो अपने सामने खड़े राजू को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं राजू के पीछे खड़े सभी आदमियों को देख फरमान के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। तू यहाँ, तू तो हैदराबाद में? फरमान ने हैरानी से पूछा ही था कि राजू लंबे डग भरते हुए उसके पास पहुंचा और उसके माथे पर बंदूक को पॉइंट कर गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुझे क्या लगा था? हाँ, तू मुझे पागल बनाएगा और मैं बनता रहूंगा?
अबे साले, बचपन से जानता हूँ तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जब तूने मुझे अर्जेंट में हैदराबाद बुलाया ना, मैं तभी समझ गया था कि कुछ ना कुछ झोल जरूर है, पर तू इस हद तक गिरेगा ये ख्याल हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आया था। पर कोई नहीं, अब तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। राजू ट्रिगर दबाता उससे पहले ही एक गोली उसकी बांह को छूकर निकल गई। गोली के लगते ही राजू के हाथ से बंदूक छूट नीचे गिरा तो फरमान ने फौरन अपनी बंदूक उसके सर पर पॉइंट कर दी। राजू ने गोली चलने की दिशा में अपना सर घुमाया कि अपने सामने खड़े कुछ लोगों को देख उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले। ये उन्हीं के गैंग के कुछ लोग थे जिन्हें फरमान ने अपनी गद्दारी में शामिल किया था। तुझे क्या लगा सिर्फ तुम लोग ही दिमागदार हो? अरे मैं भी पठान हूँ और अल्लाह ने मुझे भी दिमाग बहुत दिया है। फरमान चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला और अपने बंदूक को राघव की दिशा में मोड़ दिया। फरमान अभी बंदूक का ट्रिगर दबा था कि तभी राजू ने उसके हाथ पर जोर से वार किया, जिससे उसकी बंदूक काफी दूर जाकर गिरी। वो चौंकते हुए राजू की तरफ देखता, उससे पहले ही राजू ने उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का रख दिया। वहीं फरमान को मार पड़ते देख उसके आदमी राजू को पकड़ने के लिए बढ़े। उतने में राघव के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों गुटों में मारा मारी शुरू हो चुकी थी। राघव के आदमी फरमान के आदमियों पर भारी पड़ रहे थे, वहीं राजू भी लगातार फरमान को मारे जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मरते हुए चले जा रहे थे। कभी ये भारी पड़ता तो कभी वो, पर कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। वहीं राघव उस कांच के बक्से के पास पहुंच चुका था, पर जानवी को उसमें से बाहर कैसे निकाले यह उसकी समझ से परे था। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि गोली मारकर कांच को तोड़ दे, पर गोली मारकर वो जानवी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, क्योंकि अगर गोली का निशाना थोड़ा सा भी चूक जाए तो जानवी की जान भी जा सकती है। और इस बारे में सोच के ही राघव के हाथ कांप रहे थे। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जानवी का गले तक का पूरा शरीर पानी में डूब चुका था। उसके पैर धीरे धीरे जमीन से छूट रहे थे। राघव लगातार चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए यहाँ से वहां देखते हुए उस कांच को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक कोने में जाकर अटक गई। और इधर मानसी अचानक से अपने नींद से जगी तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पानी पानी, मानसी ने खुद से ही कहा और जल्दी से बेड की बाजू में रखे जग को उठाकर सीधे उसी में से पानी पीने लगी। पानी पीकर उसने जग वापस रखा और अपने मुंह और जबड़े पर लगे पानी की कुछ बूंदों को हाथ से साफ करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सपना था मानसी, सपना, पर इतना बुरा सपना, वो भी इस वक्त। मानसी ने कहते कहते सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 4 बजते देख उसके माथे पर चिंता की कुछ लकीरें उभर आई। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने बाजू में देखा तो अपने बाजू में गीता को ना देख वो एक पल के लिए चौंक गई, पर फिर उसने सोचा कि शायद वो बाथरूम में होगी। कुछ पल तक सोच विचार करने के बाद मानसी वापस लौटने को हुई कि तभी उसकी नज़र बालकनी के पास एक परछाई पर गई। कौन है? मानसी ने धीरे से कहा, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो अपने बेड से उठी और आहिस्ता आहिस्ता बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कौन है वहाँ? मानसी ने फिर कहा, पर अब भी कोई जवाब नहीं आया। और वो परछाई भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अब मानसी का डर से बुरा हाल हो चुका था। उसने फौरन पास रखे टेबल पर से बांस को उठाया और हमला करने को हुई कि तभी आ मानसी इतनी जोर से चीखी कि बालकनी से कमरे के अंदर आती गीता ने दोनों कानों को हाथ से ढक लिया था। क्या हुआ? ऐसे आधी रात को क्यों चिल्ला रही है? कोई दौरा वरा पड़ा है क्या तुझे? गीता कहते हुए बेड पर बैठ गई। तू थी? मुझे लगा कि गीता को खुद की तरफ शक की निगाह से देखते हुए देख मानसी चुप हो गई। क्या सोचा था तूने? कौन है? करके यहाँ? हाँ, गीता अपनी भवें उचकाते हुए पूछी तो मानसी ने अपनी नजरें चुराते हुए वो वाश वापस अपनी जगह पर रखा और बेड पर लेटने को हुई। गीता ने उसे वापस खींचकर बिठाया और उसकी तरफ देख वापस से अपनी भवें उचका दी। क्या? मानसी ने अनजान बनते हुए कहा। क्या सोचा था तूने? कौन है? गीता ने वापस से सवाल किया। कोई नहीं यार, मुझे लगा था कि शायद कोई चोर वोर है, पर तू ऐसे रात को वहाँ क्या कर रही थी? मानसी के सवाल पर गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे जब समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, तब उसने फौरन बेड पर लेटते हुए अपने आप को पूरे तरीके से ब्लैंकेट से ढक लिया और सोने का नाटक करने लगी। उसका अचानक से बदला हुआ ये बर्ताव देख मानसी को बहुत हैरानी हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गीता इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। इसे क्या हुआ? ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? कोई नहीं, कल सुबह पूछती हूँ।
मानसी ने अपने आप से कहा और खुद भी लेट गई और कुछ ही पल में उसकी पलकें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। वहीं उसके गहरी नींद में जाते ही गीता ने अपनी आंखें वापस खोल ली। अपने हाथ में पकड़े फोन को उसने ऑन किया तो उस पर अच्युत की एक फोटो चमक रही थी, जिसे देख गीता की उदास आंखें फिर से जगमगा उठी। उसने हल्के से उस फोटो को चूम लिया और वापस से फोन को रख आंखें मूंद ली। यहाँ राघव की नज़र एक कोने में रखे एक हथौड़े पर जाकर टिक गई। वो फौरन दौड़ते हुए वहां पहुंचा और उस हथौड़े को उठाकर जल्दी से वापस जानवी के पास पहुंचा। एक गहरी सांस लेते हुए राघव ने अपनी पूरी ताकत से उस कांच के बॉक्स पर ऐसा वार किया कि एक ही पल में वो पूरा बॉक्स चूर चूर हो गया और उसका सारा पानी भी वहीं बह गया। वहीं इतने वक्त तक पानी में रहने की वजह से जानवी का शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। वो निढाल से नीचे उन किरचों पर गिर थी। उससे पहले राघव ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह जानवी को लेकर जल्दी से दूसरी साइड पर गया और उसे लेकर जमीन पर बैठ गया। इस वक्त राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उसने जल्दी से जानवी के हाथों को खींचना शुरू किया। उसने जानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। जान, जान आंखें खोलो, जान प्लीज, आंखें खोलो। राघव अभी जानवी के गाल को थपथपाते हुए बोल ही रहा था कि तभी फरमान के एक आदमी ने पीछे से फिर से राघव के सर पर मारने की कोशिश की, पर इस बार राघव ने अपने एक हाथ से उसके हाथ में पकड़े डंडे को पकड़ इतने जोर से खींचा कि वो आदमी उस डंडे के साथ सीधा राघव के सामने आकर गिरा। जान, आंखें खोलो, जान। राघव कभी जानवी की हथेली को घिसता तो कभी उसके सर पर हाथ फेरता तो कभी उसके गाल थपथपाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ पता चल रही थी। काफी देर बाद जानवी की पलकें हल्की सी फड़फड़ाई तो अभी तक परेशान खड़े राघव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। जानवी को अपनी आंखें खोलते देख राघव ने आगे बढ़कर इसके माथे को चूम लिया। सच में उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया जहां की मोहब्बत नजर आ रही थी। उसने जानवी को इस वक्त इतने कसकर अपने सीने से लगा रखा था कि जैसे उसके छोड़ने पर जानवी कहीं उससे दूर न हो जाए। जानवी ने भी धीरे धीरे अपने पलकों को फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे हाथ को उठाकर उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। तो कुछ पल के लिए तो राघव समझ नहीं पाया, पर जब उसको होश आया तो उसने फौरन मुड़कर देखा तो दो आदमी उन पर हमला करने के लिए दौड़कर उनकी तरफ ही आ रहे थे। राघव ने फुर्ती से उन्हें आते देख जानवी को पास के दीवार के सहारे से नीचे बिठाया और उन दोनों आदमियों को मारना शुरू कर दिया। राघव अभी दो चार मुक्के और मार पाता कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राघव ने मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, फरमान का ही आदमी था। राघव उसे छूटने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके सामने खड़े एक आदमी ने एक चाकू लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी फरमान से लड़ते हुए राजू की नज़र उस पर पड़ी। राजू ने फौरन फरमान को छोड़ा और दौड़कर उस आदमी को पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ से चाकू खींचकर एक झटके में उसके गले की नीचे खींच दी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया और खून की बूंदों से सना हुआ चाकू अब भी राजू के हाथ में था। वहीं जानवी ने जब ये नज़ारा देखा तो उसने डर से फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। वो चीखना चाहती थी पर उसके गले से जैसे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। राजू ने खींचकर दूसरे आदमी पर भी उसी चाकू से वार किया। वहीं राघव ने भी उस आदमी से खुद को छुड़ाया और उसके नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा। वो आदमी एक पल में ही दर्द में चीखते हुए नीचे बैठ गया। आप ठीक हो ना? राजू ने अभी पूछा ही था कि राघव ने उसके गले को पकड़कर एक तरफ हो गया कि तभी एक चाकू सीधे दोनों जहां खड़े थे वहीं से गुजरते हुए दीवार पर जा लगी। तू जान को लेकर यहाँ से निकल, मैं सब संभालूंगा, राघव ने उस आदमी को मारते हुए कहा जिसने अभी वो चाकू फेंका था। नहीं अन्ना, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, राजू ने जीत से कहा। देख, समझने की कोशिश कर, जान को लेकर जा यहाँ से। राघव अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में जानवी की चीख पड़ी, जिसे सुन राघव और जानवी दोनों ही फौरन मुड़ कर उस तरफ देखने लगे। राघव और जाजू ने सामने देखा तो फरमान जानवी के गले पर चाकू रख उनके सामने खड़ा था। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे, जिनमें से खून भी निकल रहा था, पर उसकी आंखों में एक नफरत नजर आ रही थी। उसके सर पर एक जुनून सा सवार था। वो किसी भी कीमत पर राघव को तबाह होते देखना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे खुद को ही मिटाना क्यों ना पड़े। फरमान, देख, तेरा गुनहगार मैं हूं ना, तो आ मुझसे लड़, पर उसे चोट मत पहुंचा। देख, तू भी जानता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राघव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा तो फरमान ने गुस्से में जानवी पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ राघव रेड्डी, क्योंकि तुम्हारी हर चाल से मैं वाकिफ हूँ और ये लड़की गुनहगार है कि नहीं वो मुझे नहीं पता,
पर इसकी मौत से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए इसे तो मरना ही होगा। फरमान जानवी के गले पर हल्का सा चाकू दबाया ही था कि तभी उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ, जिससे उसके हाथ से वो चाकू छूट गया और वहीं उसकी पकड़ कमजोर होते देख राघव ने फौरन दौड़कर जानवी को अपने पास खींच लिया। जानवी सीधे राघव के सीने से आ लगी। राघव ने इस कदर जानवी को अपने सीने में छुपा रखा था जैसे उसके छोड़ते ही वो कहीं गायब हो जाएगी। वहीं फरमान पीछे मुड़ा तो उसके सामने सुरेश जी हाथ में एक बड़ा सा लोहे का रॉड लेकर खड़े थे। उनके चेहरे पर से गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं राघव भी उन्हें वहां देख काफी हैरान था। उसने राजू की तरफ देखा तो राजू ने भी अपने कंधे उचका दिए। सुरेश जी ने फरमान को नीचे गिरता देख फौरन वो लोहे की रॉड नीचे फेंका और जानवी की तरफ दौड़कर आए। उन्होंने जानवी को राघव से खींचकर अलग किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। जब उन्हें पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि जानवी बिल्कुल सही सलामत है, तब उन्होंने जानवी को अपने गले से लगा लिया। तू ठीक है बेटा? सुरेश जी ने बड़े प्यार से पूछा, जिस पर जानवी ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। जानवी और सुरेश जी बात कर रहे थे। वहीं राघव और राजू वहां खड़े उन दोनों को देख ही रहे थे कि तभी राघव की नज़र सामने गई, जहां फरमान अपने हाथ में बंदूक पकड़े मुस्कुरा रहा था। उसके निशाने पर जानवी को देख राघव की आंखें हैरानी से फैल गई कि तभी उस पूरे माहौल में एक गोली की आवाज़ गूंजी। गोली की आवाज़ से सभी की आंखें हैरानी से फैल गई। सभी हैरान थे। फरमान की बंदूक की दिशा का पीछा करते हुए सभी की नजरें उसके सामने खड़े राघव पर ठहर गई। उसके सीने पर 2 गोली लगी थी, जहां से लगातार खून बह जा रहे थे। वहीं जानवी को धक्का लगने की वजह से वो एक तरफ हो गई थी। जिसने जब मुड़कर देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं। जानवी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो दौड़ते हुए राघव के पास आई। वह भी राघव के पास पहुंचती उससे पहले ही एक धड़की आवाज के साथ राघव नीचे जमीन पर गिर गया। उसे जमीन पर गिरता देख जानवी ने फौरन उसके पास नीचे बैठ उसका सर अपनी गोद में रख लिया। राघव! जानवी ने कांपते होठों से राघव ने जब अपना नाम सुना तो दर्द में तड़पते हुए भी एक मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से जानवी के आंखों से बहते आंसुओं को हाथ बढ़ाकर पोंछ दिया। जानवी ने भी कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। जानवी की नाजुक उंगलियों की पकड़ राघव की मजबूत कलाइयों पर बहुत खूबसूरती से सजी थी, जिसे एक नज़र देख राघव की मुस्कान और बड़ी हो गई। वहीं राजू ने राघव और जानवी को एक नज़र देख वापस मुड़ा और अपने हाथ में पकड़े चाकू से फरमान के गले को एक बार में ही चीर दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ फरमान वहीं जमीन पर ढेर हो चुका था, पर उसकी चीख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजू अभी गुस्से में फरमान को देख ही रहा था कि तभी जानवी की एक जोरदार चीख से वो होश में आया। उसने फौरन मुड़कर देखा तो राघव के सीने में 2 गोली लगी थी और उसके शरीर के पास खून धीरे धीरे जमा हो रहा था। राघव की बंद होती आंखों को देख राजू का दिल भी बैठने लगा था। राघव प्लीज आंखें खोले, राघव प्लीज आंखें खोले राघव। जानवी लगातार उसके गाल को थपथपाते हुए आवाज दे रही थी, पर राघव की आंखों को ना खोलता देख उसकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। अन्ना! राजू चिल्लाते हुए आया और जानवी को हटाते हुए राघव को उठाकर तेजी से वहां से बाहर निकलने लगा। राजू को राघव को ले जाता देख जानवी भी फौरन अपनी जगह से उठी और तेजी से उनके पीछे जाने को हुई कि तभी सुरेश जी ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस खींच लिया। सुरेश जी के इस हरकत पर उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो सुरेश जी के अल्फाजों ने उसका सीना चीरकर रख दिया। इन गुंडे मवालियों का हश्र एक दिन यही होना है, इसलिए ज्यादा फिक्र मत कर, तू चल यहाँ से। सुरेश जी पिछले गेट से जानवी को ले जाना चाहा। उनका ये हश्र मेरी वजह से हुआ है बाबा। जानवी ने सुरेश जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो क्या तुझे इस मुश्किल में डालने वाला भी तो वही था ना, वरना तेरा क्या लेना देना इन सब से। सुरेश जी ने नफरत से फरमान की लाश की तरफ देखते हुए कहा, पर बाबा वो मंगेतर मेरे और मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई है। मेरी वजह से आज उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई है और आप कह रहे हैं मैं उन्हें इन हालातों में ऐसे अकेला छोड़ के चली जाऊं? तो आप गलत सोचते हैं बाबा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उनके साथ ही रहूंगी और हमेशा रहूंगी। जानवी भी सुरेश जी की आंखों में आंखें डालकर बोली और फरमान की लाश को लांघते हुए तेजी से राजू जी सुर गया था उस ओर भाग गई। जानवी बेटा वापस आ। सुरेश जी ने कई दफा आवाज दी, पर जानवी के कदम एक दफा भी नहीं रुके। वो तेजी से बाहर निकल गई। यहाँ जानवी बाहर पहुंची तो राजू गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था। राजू को गाड़ी स्टार्ट करते देख जानवी दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंच पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। उसने अंदर पहुंच राघव का सिर अपनी गोद में रखा और उसके बालों को सहलाने लगी।
राजू ने भी वक्त ना जाया करते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुरेश जी जब बाहर आए तब तक गाड़ी वहां से जा चुकी थी। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गए। थोड़ी ही आगे जाकर उन्होंने राजू की गाड़ी दिख गई, जिसका पीछा करते हुए वो भी वहीं चलने लगे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद वे लोग ऊटी के शहर में पहुंचे। राजू के नज़रों के सामने जो सबसे पहला हॉस्पिटल आया, उसने उसी के सामने गाड़ी रोक दी। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। राजू गाड़ी रोक जल्दी से बाहर आया और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स की मदद से राघव को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। जानवी भी गाड़ी से उतरी और स्ट्रेचर के साथ साथ चलने लगी। उसने बहुत ही मजबूती से राघव का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। राघव, राघव प्लीज आंखें खोलो ना राघव, प्लीज। जानवी यही बात लगातार दोहराई जा रही थी, पर राघव बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल के स्टाफ को राघव को स्ट्रेचर में ले जाते देख जानवी ने भी अंदर जाना चाहा, पर गार्ड ने उसे रोक दिया। मुझे भी अंदर जाना है, उन्हें मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे भी जाने दीजिए। जानवी उस गार्ड के सामने गिड़गिड़ा रही थी। आई एम सॉरी मैडम, बट आप अंदर नहीं जा सकती, समझने की कोशिश करिए, उस गार्ड ने कहा। तो राजू ने आगे बढ़कर जानवी को रोक दिया। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं भाभी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। आप यहाँ बेंच पर बैठ जाइए, राजू ने बहुत शांति से कहा। पर उसका इतना शांत रवैया देख जानवी की आंखों में खून उतर आया था। तुम इंसान हो या फिर कोई पत्थर हो राजू? वो वहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ शांति से बैठ जाऊँ? तुम मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो? जानवी के गुस्से से भरी आवाज़ सुन राजू की मुठ्ठियाँ भींच गई। उसने जानवी का हाथ अपने कॉलर से हटाया और अभी बहुत ही शांति से बोला, भाभी प्लीज समझने की कोशिश करिए, आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए। राजू ने अपनी बात पूरी की और तेजी से वहाँ से चला गया। वहीं जानवी बस हैरानी भरी नज़रों से उसे देखती रही। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। वो आहिस्ता से उस बेंच पर जाकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा था कि तभी सुरेश जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जानवी बेटा। सुरेश जी ने जानवी को आवाज़ देते हुए उसके सामने खड़े हो गए। उन्हें आता देख जानवी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुरेश जी अभी कुछ कहते इससे पहले जानवी का सब्र का बांध टूट गया। सुरेश जी के सीने लग वो बिलख बिलख कर रोने लगी थी। उसने अपने बाबा को कसकर पकड़ रखा था और उनके सीने में मुंह छुपाकर अपने दर्द को बहा रही थी। बाबा, उन्हें कुछ नहीं होगा ना? बाबा, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी बाबा। जानवी का ये बयान सुन सुरेश जी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। जानवी बेटा, वो इंसान तेरे इन आंसुओं के लायक नहीं है। उसने आज तक जो भी गलत काम किया है उसे उसी की सजा मिली है। वो कोई साधु नहीं है बेटा, वो एक राक्षस है जिसे सिर्फ लोगों की जिंदगी तबाह करनी आती है। समझने की कोशिश कर, चल यहाँ से। सुरेश जी ने जानवी को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो कभी मासूमों की जान नहीं लेते। वो बुरे के साथ बुरे और अच्छे के साथ अच्छे हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की और आज भी वो अगर चाहते तो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ सकते थे, पर उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दांव पर डाली। अपने सीने पर गोली खाई है उन्होंने आपकी बेटी को नई जिंदगी दी है बाबा, और आप उन्हें राक्षस कह रहे हैं। जानवी सुरेश जी के हाथों को झटकते हुए 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, तुम लोगों ने क्या पट्टी पढ़ाई है मेरी मासूम बेटी को? हाँ, जवाब दो। तुम सब गुंडे मवाली आखिर चाहते क्या हो? तुम सब क्यों हमारी जिंदगी तबाह करने पर तुले हो? सुरेश जी ने जानवी को एक तरफ कर उसके पीछे खड़े राजू की आंखों में आंखें डाल गुस्से में चीखते हुए कहा, बाबा। जानवी ने बीच में आकर कुछ कहना चाहा, जिस पर सुरेश जी ने एक नज़र गुस्से में और नाराजगी में उसकी तरफ देखा और बोले, बहुत बड़ी गलती कर रही है तू बेटा, बहुत बड़ी। ये लोग तेरे भरोसे के काबिल नहीं है तेरे भरोसे के काबिल। अपनी बात पूरी कर सुरेश जी गुस्से में दंदनाते हुए वहां से चले गए। वहीं उनके जाते ही जानवी एक पल में धम से उस बेंच पर बैठ गई और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाभी। राजू के पुकारने पर उसने अपना सर उठाकर देखा तो राजू के साथ एक नर्स खड़ी थी। राजू ने उस नर्स को आंखों से कुछ इशारा किया तो वो फौरन जानवी के पास बैठ गई। आपको भी बहुत चोट आई है, मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ। मैं कैंटीन से आपके लिए कुछ खाना ले आता हूँ। जानवी का कोई जवाब सुने बिना ही राजू तेजी से वहाँ से चला गया। यहाँ मानसी सुबह का नाश्ता कर गीता के घर से अपने हॉस्टल के लिए निकल चुकी थी। उसने एक टैक्सी ली और हॉस्टल के लिए निकल गई।
वो अभी अपने हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर गई थी कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ अन्ना, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हॉस्टल तो अभी दूर है। गाड़ी का रुकते ही मानसी बोली, वो दरअसल मैडम बारिश की वजह से ना ये रुक गई है, मतलब ख़राब हो गई है। आप यहाँ से कोई और टैक्सी लेकर चले जाइए। ड्राइवर ने बेचारी से शक्ल बनाकर कहा तो मानसी का गुस्सा का 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको पता भी है आपने कितना बड़ा गुनाह किया है? मानसी गुस्से में उस ड्राइवर को घूरते हुए बोली। गुनाह? उस ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। हाँ गुनाह किया आपने। इतनी बारिश में आप मुझे बीच सड़क पर छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, मानसी ने गुस्से में कहा और गाड़ी से उतर बाहर आ गई। सॉरी मैडम, ड्राइवर ने कहा और डिक्की खोल सामान निकालने लगा। ये लीजिए आपके पैसे। मानसी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस टैक्सी वाले को दिया और अपना बैग घसीटते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। बारिश तेज हो चली थी पर मानसी बारिश की फिक्र किए बिना तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी। उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे भी उसका हॉस्टल वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए मानसी ने कोई टैक्सी या रिक्शा करने के बदले चलकर जाना ही ठीक समझा। वो अभी अपने हॉस्टल के गेट के 10 कदम ही दूरी पर थी कि अचानक से एक खून से सना आदमी उसके कदमों के पास आकर गिरा। आ! अचानक से हुए इस हादसे से मानसी का पूरा शरीर कांपने लगा था। वो डर और दहशत से उस खून से सने आदमी के शरीर को देख रही थी। उसकी पकड़ अपने बैग पर और मजबूत हो चली। उसका पूरा चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। नर्स जानवी की मरहम पट्टी कर वहां से जा चुकी थी। उसने जानवी को दूसरे वार्ड में जाकर आराम करने की भी सलाह दी थी पर जानवी ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। पिछले 3 घंटों से वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। वो अभी अपना सर झुकाकर बैठी ही थी कि तभी किसी के पास बैठने का एहसास हुआ। किसी के मौजूदगी का एहसास होते ही जानवी ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो राजू अपने हाथ में खाने के पैकेट लेकर उसके पास बैठा था। उसने वो पैकेट जानवी की तरफ बढ़ा दिया तो जानवी ने एक नज़र उस पैकेट को देखा और वापस से अपना मुंह फेर कर बैठ गई। आपको भी चोट लगी है, आराम की ज़रूरत है आपको, राजू धीमे स्वर में सर नीचे कर बोला तो जानवी की नज़रें फौरन उसकी तरफ घूम गई। पर उसकी नज़रों को नीचे देख जानवी ने एक गहरी सांस ली और बेंच से उठते हुए बोली, तुम सच में उनके दोस्त हो? जानवी के इस सवाल पर राजू हैरानी से जानवी की तरफ देखने लगा। उसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली जानवी कभी उससे ये सवाल भी कर सकती है। मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? राजू भी बेंच से उठते हुए बोला। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम इतना शांत बर्ताव कर रहे हो जैसे ये कोई बहुत मामूली सी बात हो। क्या तुम्हें उनके लिए डर नहीं लग रहा है? जानवी के इस सवाल पर राजू कुछ पल शांत रहा। फिर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोल डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देख जानवी और राजू दोनों ही उनकी तरफ दौड़ गए। वो ठीक है ना? जानवी ने बड़ी मुश्किल से डरते हुए पूछा। हाँ डॉक्टर, अन्ना कैसे है अभी? राजू ने भी सवाल किया। हाँ, गोली निकाल दी है पर गोली उनके सीने के बहुत करीब से गुजरी थी, इसलिए उनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें अगले 48 घंटे आईसीयू में ही रहना होगा। ये 48 घंटे उनके लिए बहुत मुश्किल बह रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात पूरी कर जाने को हुआ कि जानवी ने फिर से पूछा, हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी उन्हें वापस से आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। आप चाहे तो बाहर से उन्हें देख सकती हैं पर उनके पास जाने की इजाज़त मैं अभी किसी को भी नहीं दे सकता क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है और किसी का भी उनके पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की और वहाँ से चला गया। वहीं जानवी वापस से ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखे बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था पर उसकी आंखों से एक कतरा भी नहीं बहा। वो बस एक टक सामने की दीवार को देखे जा रही थी। वहीं राजू जानवी को ऐसे देख बहुत हैरान था। हमेशा डरी सहमी से रहने वाली जानवी में आज उसे बहुत कुछ अलग नजर आ रहा था। आज वो कमजोर जानवी उससे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद ये कोई और थी जो अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देख टूटी नहीं और भी मजबूत हो गई थी।